जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास का चैप्टर का नाम है पौधों को जानिए। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो वर्गीकरण होता है वह सामान्यतः उनकी ऊंचाई, उनके तने और उनकी शाखाओं के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में किया जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पेड़ पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने और शाखा के बिहाव पर कितने प्रकार से किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 3 प्रकार से। और इसमें नाम क्या होते हैं? शाख, झाड़ी और वृक्ष। तो ये तीनों नाम आपको इसमें याद रखना है। जब बात करते हैं हम शाख के बारे में, तो हरे और कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? शाख कहते हैं। जो बहुत ज़्यादा मुलायम तने से संबंधित होते हैं उन्हीं का नाम शाख होता है। यह सामान्यतः छोटे पेड़ पौधे होते हैं और इनमें किसी भी प्रकार की शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। तो ये आखिरी वाला पॉइंट आप याद रखेंगे इसमें कि ऐसे कौन से पेड़ पौधे होते हैं जिनमें शाखाएं नहीं होती हैं। तो आंसर हो जाएगा शाख। दूसरा है हमारा झाड़ियाँ। तो कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। जैसे नींबू का पौधा आप देखिए, तो वो एक झाड़ी की तरह काम करता है। ठीक है। झाड़ियों का तना अत्यधिक कठोर परंतु मोटा नहीं होता है। तो ये बात आप झाड़ियों के लिए याद रखेंगे। और ये वाली पोर्शन आप इसमें याद रखेंगे कि झाड़ियों में जो शाखाएं होती हैं वह तने के आधार से ही निकलती हैं। ठीक है। तीसरा है इसमें वृक्ष। तो कुछ पौधे बहुत अधिक ऊंचे होते हैं और इनका जो तना होता है वह सुदृढ़ होता है और गहरा होता है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वृक्ष के नाम से जानते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। तो सबसे विकसित जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम वृक्ष के नाम से जानते हैं। तो इस तरह पेड़ पौधों की ऊंचाई, तने और शाखा के आधार पर पेड़ पौधे 3 प्रकार से पढ़े जाते हैं। ठीक है। अगला हेडिंग है इसमें द्विसर्पी लताएं। तो ऐसे पेड़ पौधे जिनका तना कैसा होता है? कमजोर होता है और जो अपने तने पर सीधे खड़े नहीं हो पाते। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? वो किसी दूसरे पेड़ का सहारा लेंगे, या तो सहारा ले लेंगे या फिर स्वयं नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसे पेड़ पौधे जिनका तना कमजोर होता है और जो अपने तने पर सीधे खड़े नहीं होते हैं और जो भूमि पर फैल जाते हैं, तो उन्हीं को अपन कहते हैं विसर्पी लताएं। और इसके विपरीत यदि कोई पेड़ पौधे का तना कैसा है? कमजोर है और जो किसी दूसरे पेड़ के पौधे के तने के सहारे ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, तो उसे अपन आरोही के नाम से जानते हैं। यदि कमजोर तना है और अपने तने पर सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है, भूमि पर फैल गया है, तो विसर्पी, और दूसरे पेड़ के सहारे चढ़ गया ऊपर, तो उसे हम आरोही के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे इसमें एक नोट है जिसमें आपको बताया गया है कि जो विसर्पी लताएं होती हैं और जो आरोही पौधे होते हैं यह सामान्यतः शाख, झाड़ी और वृक्ष से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ठीक है। अगला इसमें हेडिंग है आगे तना। तो तने में सामान्यतः संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें हम जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं। जाइलम मुख्यतः जल को नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाता है और फ्लोएम भोजन को ऊपर से नीचे की ओर पहुंचाता है। तो ये तने का एक विशेष कार्य होता है जो कि आपको इसमें याद रखना है। अब आगे है इसमें पत्ती। तो जब हम एक पत्ती की संरचना के बारे में बात करते हैं तो उसे हम इस डायग्राम की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले ये क्या है? तना। ये जो लगा हुआ है तो ये पेड़ पौधे का एक क्या है? तना है। तने से या फिर तने के जिस भाग से ये पत्ती यहाँ से जुड़ी है, तो ये इतनी इतनी जो डंठल है इसे हम क्या कहते हैं? पर्णवृंत के नाम से जानते हैं। और इसका काम क्या होता है कि ये पत्ती को उस जगह ज़्यादा रखता है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है। तो इसका आप काम याद रख लेना कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो यह पत्ती को ऐसी जगह पे रखता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश अधिक होता है।
जिससे वह भोजन आसानी से बना सके। उसके बाद यहाँ से ये पूरा आगे का ये वाला जो भाग है, इसे कहते हैं अपन क्या, फलक। तो पत्ती के चपटे हरे भाग को हम फलक के नाम से जानते हैं। उसके बाद तीसरा भाग है ये नुकीला वाला भाग। तो पत्ती के नुकीले भाग को हम अपेक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद है ये बीच में से एक रेखा निकल के जा रही है सीधी, तो इसे कहते हैं पत्ती के बीचों बीच या मध्य में एक मोटी सिरा निकलती है, जिसे हम मध्य शिरा के नाम से जानते हैं। आगे हैं इसमें और छोटी छोटी रेखित संरचनाएं पाई जाती हैं, ये वाली। तो इसके बारे में यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो पत्ती की रेखित संरचनाएं सामान्यतः सिरा कहलाती हैं। ये जो छोटी छोटी निकली हैं इनको हम सिरा कहते हैं, और जो बीच में से मोटी निकलती है उसे हम मध्य सिरा के नाम से जानते हैं। तो जो रेखित संरचना होती है वह सिरा कहलाती है, और पत्तियों पर जो सिराओं के द्वारा बनाई गई जो आकृति है, जो इस तरह से आगे बढ़ रही है, उसे हम सिरा विन्यास के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न है, सिरा विन्यास का निर्माण किससे होता है? तो सिरा विन्यास का निर्माण पत्ती के अंदर उपस्थित सिराओं से होता है। ठीक है। आगे है इसमें कि पत्तियों का जो सिरा विन्यास होता है वह मुख्यतः दो प्रकार से होता है। पहला है जालिकावत या जालिका रूपी सिरा विन्यास। दूसरा है समांतर सिरा विन्यास या फिर एकांतर सिरा विन्यास। यदि किसी पेड़ पौधे की जो पत्ती है उसकी जो अंदर की शिराएं हैं वह जाल के रूप में फैली हुई हैं। जैसे आप बात देखें, पीपल का जो पौधा होता है उसकी पत्ती इस प्रकार से होती है, तो उसे अपन जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। और इस संरचना वाली जो पत्ती होती है उसके पौधे की जड़ें कैसी होती हैं? मूसला जड़ें होती हैं। मतलब वो पेड़ पौधे की जड़ें भूमि के अंदर गहराई में पाई जाती हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा समांतर। तो ऐसे पेड़ पौधे जिनके अंदर की जो शिराएं होती हैं वह एक दूसरे के समांतर या एकांतर रूप से फैली होती हैं। या तो फिर ये इस प्रकार से भी हो सकती हैं, एक और डायग्राम दे सकते हैं आप, ऐसे भी हो सकती हैं, बीच में एक मध्य शिरा, ये इस प्रकार से भी हों, तो इसे कहते हैं एकांतर, और इस वाली संरचना को बोलते हैं समांतर। तो ऐसे पेड़ पौधों की पत्तियों को अपन एकांतर सिरा विन्यास के नाम से जानते हैं। इस संरचना वाली पत्ती के पौधों की जो जड़ें होती हैं वह कैसी होती हैं? रेशेदार होती हैं, जो कि भूमि के अंदर कम गहराई पर होती हैं। उन्हीं को अपन रेशेदार जड़ के नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा केले का पत्ता, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ केला। तो केला का जो पत्ता होता है वह इसी प्रकार से देखने को मिलता है हमें, तो वह हो जाएगा हमारा समांतर शिरा विन्यास। ठीक है। आगे है इसमें बाष्पो उत्सर्जन। बाष्पो उत्सर्जन का मतलब है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधों की पत्तियों के रंध्र में से जल की हानि होना, उसमें उपस्थित जल का बाष्प बन के उड़ जाना क्या कहलाता है? बाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। तो पत्तियों में उपस्थित रंध्र में से जल का बाष्प में परिवर्तित होकर ऊपर की ओर उड़ना बाष्पोत उत्सर्जन कहलाता है। आगे है पत्तियों में जल की हानि क्या कहलाती है? बाष्पो उत्सर्जन कहलाती है। आगे लिखा हुआ है कि बाष्पो उत्सर्जन के पश्चात पत्तियां व पौधे स्वयं को ठंडा रखते हैं। तो यदि जब ज़्यादा बाष्पो उत्सर्जन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि पेड़ पौधे स्वयं को ठंडा रखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। आगे लिखा हुआ है इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं, जिसमें वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों में उपस्थित जल को आपस में जोड़कर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल या हरित लवक की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। इसी को हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे हैं इसमें जड़ के बारे में। तो जड़ें पेड़ पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं। इस प्रकार से हम जड़ों को मिट्टी में पेड़ पौधों का स्थिरक कहते हैं। ये ठीक से मैं इसको लिख दे रहा हूँ, स्थिरक IMP है कि पेड़ पौधों में स्थिरक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जड़। ठीक है। आगे इसमें कि पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वह सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं, जो कि आपने पहले भी पढ़ी हुई है।
तो पहली होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है झकड़ा, या इसी को कहते हैं हम रेशेदार जड़, या इसी को आप कहते हैं अपस्थानिक जड़। तो पेड़ पौधों की ऐसी जड़ें जो कि भूमि के अंदर अत्यधिक गहराई में होती हैं, जो कि पेड़ पौधे को स्थिर बनाए रखती हैं, तो उन्हें अपन कहते हैं मूसला जड़। इसी को इंग्लिश में अपन टैप रूट के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा है झकड़ा जड़। तो पेड़ पौधों की ऐसी जड़ें जो कि भूमि में कम गहराई पर होती हैं और जो आसानी से उखड़ जाती हैं, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, झकड़ा या रेशेदार होती हैं। ये एक सीधी सरल रेखा में आगे बढ़ती हैं और एक जाल सा फैलाती हैं, लेकिन ये यहीं पर गुच्छे के समान या रेशे के समान फैली होती हैं। ठीक है, इन्हीं को अपन बोलते हैं एडवेंटियस रूट। तो ये इस प्रकार से दो जड़ें हैं। इन दोनों जड़ों को आप गहराई के आधार पर याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक बिंदु और आप याद रख लीजिएगा कि जो जड़ें होती हैं वह अपने चारों ओर उपस्थित मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण करती हैं। देखिए, जड़ें पानी नहीं पीती हैं। यदि आपसे पूछें कि जड़ों का मुख्य काम क्या होता है, तो यह पेड़ को भूमि पर सीधा रखने में सहायता करती हैं, जिससे कि पेड़ भूमि पर गिर ना जाए। ठीक है, लेकिन इस जड़ के चारों तरफ छोटे छोटे से रोम पाए जाते हैं। जैसे हमारी त्वचा पर रोम होता है, वैसे ही इस जड़ पर छोटे छोटे रोम होते हैं। उन्हीं रोम को बोलते हैं मूल रोम। और ये वही मूल रोम होते हैं जो कि जड़ से पानी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करने का काम करती हैं। पत्तियों के रंध्र को हम रसोई घर के नाम से जानते हैं, पेड़ पौधों के रसोई घर के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। अब आगे इसमें दिया है पुष्प। तो पुष्प के सामान्यतः 4 भाग होते हैं, जिन्हें हम इस डायग्राम की सहायता से समझते हैं। तो इस डायग्राम में सबसे पहले हम नीचे से बात करते हैं। तो ये डंठल है, जो कि क्या होता है, फूल का वह भाग होता है जो कि पेड़ पौधे से जुड़ा होता है। तो फूल का ऐसा भाग जो पेड़ से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं पर्णवृंत, तो जो कि हरे रंग का होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक संरचना होती है गोल गोल, जिसे अपन क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। इसे अपन थैलेमस के नाम से भी जानते हैं। पूरे के पूरे फूल का भार वजन किस पर होता है, पुष्पासन के ऊपर, क्योंकि इसी पर ये पूरे फूल के जो अंग हैं ये आधारित होते हैं या फिर स्थित होते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो मैंने नाम लिखे हैं, एक पर्णवृंत और दूसरा पुष्पासन, यह फूल के भाग नहीं होते। फूल के भाग कौन कौन से होते हैं, पहला भाग होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा भाग होता है दलपुंज, तीसरा भाग होता है इसका स्त्री केसर और चौथा भाग होता है पुंकेसर। तो जब हम बात करते हैं बाह्य दलपुंज की, तो पेड़ पौधों की जो फूल की जो पत्तियां होती हैं हरे रंग की, जो कि बाहर ऐसे लटकी होती हैं, इसी को हम बाह्य दलपुंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा है, और ये जो बाह्य दलपुंज होता है इसका काम क्या होता है, ये क्या काम करता है कि जब फूल कली की अवस्था में होता है तो उसे सुरक्षित करने का काम करता है। दूसरा है दलपुंज। दलपुंज मतलब पेड़ पौधों की जो रंग बिरंगी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पत्ती होती हैं, उन्हीं पत्तियों को हम दलपुंज के नाम से जानते हैं। और इनका काम होता है अपने रंग से कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करना, जिससे कि इनके अंदर परागण की प्रक्रिया पूरी हो सके। दिन के समय ये अपने रंग से परागण के लिए आकर्षित करती हैं और रात के समय अपने सुगंध से। तीसरा भाग दिया हुआ है इसमें स्त्री केसर। यह पुष्प का मादा जनन अंग भाग होता है, मादा जनन अंग भाग होता है। और जो पुंकेसर है यह इनका नर जनन अंग भाग होता है। तो पहले तो आपको यही नाम याद रखना है। तो बीच वाला जो भाग है ये स्त्री केसर होता है और ये ऊपर वाला भाग पुंकेसर होता है। पुंकेसर के यहाँ से ये इस तरफ इसमें गिरना, यहाँ पर होते हैं ये परागकोश, और इसको बोलते हैं अपन वर्तिकाग्र। तो इसका यहाँ से यहाँ गिरना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। इसके बाद ही इसको कहते हैं अपन वर्तिका, और ये होता है अंडाशय। ये नीचे वाला गोल वाला भाग अंडाशय कहलाता है, ये इतना भाग वर्तिका कहलाता है, ये इतना भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, ये इतना इतना एंथर या परागकोश कहलाता है, और अंदर इसमें जो कण रखे हैं ये परागण कहलाते हैं।
इन कणों का यहाँ आके गिर जाना और यहाँ आके इनका फर्मेंटेशन होना क्या कहलाता है? पूरा का पूरा परागण कहलाता है। तो ये प्रक्रिया हमें पुष्प के अंदर याद रखनी होती है। तो फूल के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, बाह्य दल पुंज, स्त्री केसर और पुंकेसर। तो ये इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।